So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। मीटर ब्रिज के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, मीटर सेतु के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों। सो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में मीटर ब्रिज के बारे में, और मीटर ब्रिज में जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं ये अप्लाई हमने करी है मीटर ब्रिज में, और मीटर ब्रिज को हमने समझ करके उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बात करके एक फॉर्मूला बनाया है कि किसी मीटर ब्रिज से हम एक तार के जो अज्ञात तार है उसका प्रतिरोध किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, R = S/100 - L × L। जहां पर अगर बात करें तो 100 - L क्या है, 100 - L क्या है, फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूं आपको, है ना। जल्दी से एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हमने ये बात करी थी कि ये एक मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में यहाँ पर एक जगह खाली होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, उस तार को लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेसिकली हम इसका यूज क्यों करते हैं, हम इसका यूज करते हैं किसी अज्ञात तार के प्रतिरोधक को ज्ञात करने में, या फिर किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक को ज्ञात करने में। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये पता लगाने के लिए हम लोग मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर हमको एक वायर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक वायर देखने को मिल जाती है। ये वायर कितनी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है, 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज नाम भी दे देते हैं। इसीलिए हम इसे क्या नाम दे देते हैं, मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तार किस प्रकार की होनी चाहिए, तो तार हमारे पास जो होती है, जो वायर हम इसमें लेते हैं, कॉन्स्टेंटेन हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, ये इन वायर को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वायर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, जिसका कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, टेम्परेचर में परिवर्तन होने के साथ साथ जिसका रेजिस्टेंस ना बदले। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, मैग्नेनिन या फिर कांस्टेंटेन का वायर हम लोग इसमें ले सकते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का इसका क्षेत्रफल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ये तार मोटा है और कहीं पर ये पतला है। तो इस तार को हमको इस तरीके से देखना है, इस तरीके से हमको इसको ढूंढना है। ठीक है, और जो हमको पहले चीजें चेक कर लेनी है, आपको अगर मीटर सेतु का एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है ना, तो पहले ये चीजें चेक कर लीजिए कि भाई वो मीटर सेतु काम करने की कंडीशन में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो वायर है वो कहीं से छिला हुआ है, कहीं से वो पतला है, कहीं से टूट रखा है ना। ये सारी चीजें जो है हमको प्रैक्टिकल से पहले एक एसओपी के तौर पर हमको ये चेक करने की आदत जो है अपनी बनानी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक बैटरी लगा करके और एक स्विच लगा करके हमको इस सर्किट को कनेक्ट करना है। ठीक है, स्विच को ऑन करते साथ ही हम देखेंगे परिपथ पूरा हो जाता है, परिपथ में जो है धारा बहने लगती है। और यहाँ पर एक तो ये तो अज्ञात प्रतिरोध है, जिस तार का प्रतिरोधक लगाना है उसको यहाँ पर लगा लो, है ना, इस पॉइंट पर लगा लो। और यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है जिसको कि हम कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। प्रतिरोध बॉक्स जो रहता है वो हमारे सामने रहता है, हमारे हाथ में, है ना। तो वहां से हम जो भी प्रतिरोध आप लगाना चाहते हैं उसकी वैल्यू आपके पास वहां पर होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है प्रतिरोध बॉक्स में आप कितना प्रतिरोध लगाना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि S जो है हमारे पास ज्ञात होता है, ठीक है, ये हमको पता रहता है, और R जो है ये अज्ञात रहता है, तो इसको पता लगाने का हमारा काम रहता है। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पर, जिसमें कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग इसका बहुत सिंपल है। हमने एक वायर जो यहाँ बीच से ले रखा है, इस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक तार निकल के आ रही होगी जिस पर जॉकी लगा होगा। जॉकी क्या होता है, एक स्टिक होती है, एक मेटल की स्टिक होती है, पतली सी छोटी, है ना, और उसका जो सिरा होता है वो नुकीला रहता है, उसका जो हेड रहता है वो कैसे रहता है, पॉइंटेड रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उठा करके रखते हैं इस वायर के ऊपर आगे पीछे कहीं भी। ठीक है, तो ऐसा होता है, और जब हम इस वायर के ऊपर इस जॉकी को उठा करके मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में हमको विक्षेप देखने को मिलता है ना।
उसकी सुई जो है डिफ्लेक्ट होने लगती है। हमको करना क्या है, हमको इस तरीके से इस वायर को एडजस्ट करना है कि सुई जो है वो बीचों बीच एडजस्ट हो जाए, यानी कि कोई विक्षेप ना दिखे, कोई विक्षेप हमको उसमें नहीं दिखना चाहिए, सुई जो है बीच में एडजस्ट हो जानी चाहिए 0 पर, ठीक है। यानी कि हम इसको ये कहते हैं कि सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा, मतलब कि इस वाले जो पाथ है इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही, मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु की संतुलन की अवस्था आ चुकी है। तो उस अवस्था में ये वाला और ये वाला पार्ट, इसका रेशियो, और ये वाला पार्ट का जो प्रतिरोध है इसका रेशियो बराबर होता है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमने इसको लगाया संतुलन की स्थिति में। जब इतना काम हो गया तो हमने क्या करा, हमने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से ये पार्ट हमने लिख लिया, ठीक है। और वहां से हमको फाइंड आउट जो हुआ वो हुआ अज्ञात प्रतिरोधक R ही तो हमको निकालना था, तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, S हमको पता है कितनी लंबाई पे हमको किस पॉइंट पर हमको नल पॉइंट मिला है, नल पॉइंट मतलब जहां पर ये गैल्वेनोमीटर की सुई जो है स्थिर हो गई थी, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम होता है। हमने इसको लास्ट क्लास में जो है देखा है और ये सारी चीजें समझी है। आज हम जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को करते हैं वन बाय वन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को करते हैं वन बाय वन। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, मीटर सेतु पर आधारित आंकिक प्रश्न। चलिए तो पहला क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से इसे देखना। मीटर सेतु का डायग्राम बनाएंगे रफ सा, इस तरीके से हम रफ डायग्राम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए रफ डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पर तो प्रतिरोध बॉक्स लगा है, इन्होंने R लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर R प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो दे रखा है हमको, ऐसे समांतर क्रम में लगे हैं दो, 12 ओम और 4 ओम, 12 ओम और 4 ओम, ठीक है। फिर यहाँ से हमने निकाला वायर, इस पर लगाया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यहाँ से जॉकी लगा करके हमने इस पॉइंट पर हमको विक्षेप नो डिफ्लेक्शन यानी नल पॉइंट मिला। ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारा 40 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 सेंटीमीटर। ये बात तो हम जानते हैं, 1 मीटर का वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, है ना। तो इतनी चीजें हमको दे रखी है। हमें से क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है ये R का मान बताइए कितना होगा, R का मान बताइए कितना होगा। तो अभी ये बोला जा रहा है कि डेफिनेट सी बात है, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको कुछ लैंग्वेज दी रहेगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो आंसर निकालना है उसमें कंडीशन ये है कि नल पॉइंट हमको 40 सेंटीमीटर पे मिला है और ये क्या है, एक मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका परिणामी प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट प्रतिरोध आप कैसे निकालते हैं, सपोज S है, ठीक है, 1/12 और 1/4, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, कैसे क्रम में, समांतर क्रम में, पैरेलल। तो S = 3 ओम, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधकों को हटा करके मैं लगा सकता हूँ 3 ओम का प्रतिरोध। इन दोनों को हटा करके अगर मैं 3 ओम का प्रतिरोध लगाऊं तो मतलब बात एक ही होगी। तो मतलब कि तुल्य प्रतिरोध जो है इसका वो 3 ओम के बराबर है, इज इक्विवेलेंट टू 3 ओम। अब हम अपना मीटर ब्रिज को जो है यूज कर सकते हैं, मीटर ब्रिज की जो कंडीशन है उसको यूज कर सकते हैं। मीटर ब्रिज के लिए जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा था वो था कुछ इस प्रकार से, देखो R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, R इज इक्वल टू SL 100 माइनस L, ये फॉर्मूला था हमारे पास, देखो SL/100 माइनस L, ठीक है। तो इसको ही हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, वहां पर R जो होता था ना ये वाला प्रतिरोध होता था, S ये वाला प्रतिरोध होता था, ठीक है, L ये वाली लेंथ होती थी और 100 माइनस L ये वाली लेंथ होती थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, फॉर्मूला में जो वैल्यूज हमने लिखी थी वो कैसे लिखी थी वो बात ध्यान रखें। बेसिकली यहाँ पर R की जगह पे S है और S की जगह पे R है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसी वैल्यूज चेंज हो रही है।
कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, समझने वाली बात है, समझना इसको। अज्ञात प्रतिरोध के लिए निकाला था ना, तो अज्ञात प्रतिरोध की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये 3 ओम रखा हुआ है, इसको हमने एस माना हुआ है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी हमको निकालना, क्या भाई, हमको निकालना आर है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। वैल्यूज पुट अप करेंगे, एस की वैल्यू कितनी है भाई, 3 ओम, 100 माइनस एल कितना आया था 60, एंड एल कितना था 40। 9/2, 9/2 मतलब 4.5 ओम। तो कितना आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया है 4.5 ओम। 4.5 ओम क्या, 4.5 ओम प्रतिरोध होगा इस वाले प्रतिरोधक का। तो इसका जो प्रतिरोधक आया है वो आया 4.5 ओम। नोट डाउन करिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस प्रकार से आपको उनको करना है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मीटर ब्रिज में हम लोग कंडीशन कौन सी यूज करते हैं, मीटर ब्रिज में कंडीशन कौन सी यूज की जाती है। चलिए, हो गया होगा नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके का कुछ परिपथ है और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा करके वायर में जॉकी को लगाया गया है। ये जो पॉइंट है ये हमको मिला है 25 सेंटीमीटर पर। कितने पर, यहाँ पर कितना लिखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आगे की कहानी आपको खुद से समझनी है। तो हमें क्या समझ में आया, ये हाँ, ये प्रतिरोध हमको दे रखे हैं 6 ओम, 2 ओम और 9 ओम, ठीक है। ये दे रखा है हमको, आर दे रखा है और ये 4 ओम दे रखा है। ये आर की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, बेसिकली समझ में आ चुकी है हमें बात, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर का मान। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वही सारे काम हो रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे। चलिए सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा, सपोज ये वाला है S, तो 1/S इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/9, ठीक है। 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है, आई थिंक ये 9 नहीं है, 3 है। तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1/S इज इक्वल टू 6 एलसीएम आएगा, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1/S इज इक्वल टू 6/6, दैट मीन्स S विल बी इक्वल टू 1 ओम। S कितना आया हमारे पास, S आया है 1 ओम। मतलब ये वाला जो पूरा प्रतिरोध है इसकी जगह पर मैं हटा करके इसको 1 ओम का लगाऊंगा तो भी बात एक ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऐसे ही इधर का भी निकाल लीजिए, ऐसे ही इधर का भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो क्या है, 1/R है प्लस 1/4, क्योंकि समांतर क्रम में, तो 4R हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 4 प्लस R। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई, लास्ट में क्या कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं क्योंकि समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इस वाली साइड का जो तुल्य प्रतिरोध मैंने निकाला है वो कितना आया है अभी, वो आया है 4R/4 प्लस R। समझ में आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रॉपरली कैसे करेंगे, जैसे हम मीटर ब्रिज में करते हैं। क्या फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू R L/100 माइनस L, ये फॉर्मूला था, इसको लगाइए। हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था, उसमें इधर R था और इधर S था, ठीक है। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है बेसिकली R वाला प्रतिरोध, है ना। बेसिकली हमको ये वाला प्रतिरोध निकालना है, तो ये S पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, S पे। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं। R पे हमारा 1 ओम लगा हुआ है, ठीक है। S पे कितना लगा हुआ, 4R/4 प्लस R, ठीक। और L कितना है 25, और 100 माइनस L कितना हो जाएगा 75। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे, हमारा आंसर बस अब आने ही वाला है, 25 3 जा 75 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 चौके 12 और 3R इज इक्वल टू 4R, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12 ओम। 12 ओम का प्रतिरोध कितना रहेगा भाई, ये 12 ओम का प्रतिरोध। तो ये जो है बेसिकली ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर
4r अपॉन 4 प्लस आर, तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, 4 इंटू 12 अपॉन 16, तो 4 4 जो 16, 4 3 जो 12। बेसिकली ये 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध। आ गई है बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे पैटर्न किस तरीके से हमको दिया रहेगा, ठीक है, और उसको सॉल्व जो है वो आपको कैसे कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ठीक है। बैटरी वगैरह जो वोल्टेज सोर्स है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो तो नोन है, अंडरस्टूड है। ये हमको परिपथ बना के इन्होंने दिया, ठीक है, और हमसे बोला कि जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट मतलब कि जहां पर कोई सुई में विक्षेप नहीं होता, यानी कि जो कंडीशन हमको चाहिए, जहां पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, 40 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। यदि 2 ओम के प्रतिरोधक को S के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जोड़ें तो यह 25 सेंटीमीटर पर हो जाता है या आ जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या करा कि पहले तो हमारा जो जॉकी था वो क्या कर रहा था, वो जहां हमने इसको यहाँ से कनेक्ट करा था तो यहाँ पर रखा था, जब कितने पे 40 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं दिख रहा था। फिर हमने क्या करा, हमने एस पर, एस कौन सा वाला है, एस ये वाला है, ठीक है, ये आर है। एस पर हमने क्या करा, दो ओम का प्रतिरोधक को क्या जोड़ दिया भाई, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो फिर ये तो फिर इसका विक्षेप हट जाएगा ना, है ना, फिर दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरी बार यहाँ पर मिला 25 सेंटीमीटर पर। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, दूसरी बार ऐसा हुआ, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर एंड एस का मान ज्ञात करना है, आर एंड एस का मान हमको ज्ञात इसमें करना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी जो है साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। फर्स्ट केस में जब इन्होंने बोला 40 सेंटीमीटर पर हमको क्या मिला है, 40 सेंटीमीटर पर हमको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो बेसिकली एल तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, और 100 माइनस एल कितना हो जाएगा भाई, 60 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस, आर इज इक्वल टू एस, ये फॉर्मूला है। अब बेसिकली अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है। तो एस बटे 40 बराबर आर बटे 60, ये कर सकते हैं। तो एस बटे 2 बराबर आर बटे 3 आ गया, तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू आ गया 2 बटे 3, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। दूसरे केस में कह रहे हैं कि हमारा जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है कितने पर, वो शिफ्ट हो जाता है 25 सेंटीमीटर पर। तो दूसरे केस में क्या है, जब हमने क्या करा, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोधक जोड़ दिया। अब 2 ओम का जोड़ दो भाई, 2 ओम का जोड़ देंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 1/s प्लस 1/2, मतलब कि आ जाएगा 2s 2 प्लस एस। तो इसका व्युत्क्रम क्या रहेगा, 2s अपॉन 2 प्लस एस। तो ये तो हो गया यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध, जब 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। अब ये अब दूसरे केस में देखिए, ये ना 40 सेंटीमीटर पे नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में ही मिल रहा है हमको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ गया। तो फिर से करिए, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो ये 25 है तो ये कितना होगा भाई, 75 होगा, बेसिक सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारा एस नहीं था यहाँ पर, कितना आ गया था, 2s अपॉन 2 प्लस एस अपॉन 25, ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन 75। ये 25 3 जा 75 हो गया, 2s अपॉन 2 प्लस एस इज इक्वल टू आर अपॉन 3। आर की वैल्यू जो है यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 2s, 2s अपॉन 2 प्लस एस, 2s अपॉन 2 प्लस एस इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 2 एस, ठीक है। तो बेसिकली ये आएगा 2 2 4s,
इज इक्वल टू 2s प्लस एस स्क्वायर। ये तो आएगा, यही वैल्यू तो आएगी या नहीं आएगी? तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस 2s इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की दो वैल्यू आएगी, s बराबर 0 आएगा या फिर s बराबर 2 आएगा। तो s की वैल्यू कौन सी लेंगे भाई? हम 2 ओम वाली लेंगे। तो s की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ओम। तो कैपिटल S है ये 2 ओम। ठीक है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? r बराबर कितना है? 3/2s। तो यहाँ पर 2 ओम रख दो, r बराबर हो जाएगा 3 ओम। तो r और s की वैल्यू आपने निकालनी थी, इसीलिए s की वैल्यू रहेगी r के। रफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एक्चुअल में आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग पहले वाली कंडीशन का यूज करना, जब नल पॉइंट जो है, यानी कि जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं दिख रहा है, जब वो आपको 40 सेंटीमीटर पे मिलता है, ठीक है। तो पहले आप एक बार वहां पर टेस्ट करें, वहां पर आप एक बार फॉर्मूला लगा के देखें मीटर सेतु का, और दूसरे केस में आप जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, समांतर क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ करके और 25 सेंटीमीटर पर आप नल पॉइंट लेकर के दो केसेस आप लगाइए, दोनों की तुलना करेंगे, आप वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे, तो फाइनली आपको सॉरी एस में एलिमिनेट करने के बाद आपको वैल्यू मिल पाएगी एस की और आर की। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक्स जो आगे आने वाले हैं। अगर मैं आपसे उनकी बात करूं तो अभी अभी हमने कौन सा पढ़ा है? अभी अभी हमने पढ़ा है मीटर ब्रिज को पढ़ा है, ठीक है। आगे जो आपके आने वाले टॉपिक हैं, एक बार उनके ऊपर इनको मैं बता देता हूँ आपको। आगे जो आपका आने वाला टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। किरचॉफ का नियम, आपका जो दूसरा यूनिट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, उसमें किरचॉफ के नियम, ठीक है। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, उसके बाद मीटर सेतु, विभव मापी, ठीक है। और ये जो 4 टॉपिक हैं, क्या क्या बोले मैंने, दोबारा से बोलता हूँ। किरचॉफ का नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, ये सारे के सारे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन सबको जो है अच्छे तरीके से जरूर पढ़ें। हर यूनिट में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको उनको जरूर पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से कवर अप करना चाहिए, ठीक है। तो इन 4-5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर अप करें। मैं यहाँ पर कवर अप करवा रहा हूँ। किरचॉफ का नियम मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से, सारे प्रकार के क्वेश्चन उसमें करवाए। व्हीटस्टोन ब्रिज को भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। मीटर ब्रिज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पोटेंशियोमीटर के ऊपर बात करेंगे, विभव मापी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके यूजेस देखेंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बातों को देखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार क्विकली हम इसको करते हैं रिवाइज, जो जो चीजें हमने पढ़ी अब तक उनको क्विकली रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो हमने सेल को पढ़ा है, ठीक है। सेल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने कवर अप करी है। एक विद्युत सेल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। ये हमने किरचॉफ के रूल्स देखे थे, किरचॉफ के नियम देखे थे, ठीक है। किरचॉफ के बेसिकली 2 रूल हमने पढ़े हैं। कितने? 2 रूल्स हमने पढ़े हैं। और किरचॉफ के रूल बेसिकली हमें बताते ही हैं, किरचॉफ के रूल हमें ये बताते हैं बेसिकली कि जब हम देखो, जब हम प्रतिरोधों का, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम क्या करते हैं, प्रतिरोधकों का निकाय निकालते हैं। प्रतिरोधकों का आपके पास एक सिस्टम लगा होता है रेजिस्टर्स का, ठीक है। उसमें 4-5 प्रतिरोधक लगे होते हैं ना, कुछ समांतर क्रम में लगे, कुछ श्रेणी क्रम में लगे। अब आपको क्या करना है, आपका उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? जैसे ये सर्किट आप देखिए, है ना, उसमें क्या है, सेल भी लग गए हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो वहां पर जो है कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या करा, किरचॉफ ने नियम दिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए, ठीक है, और उसके आधार पर हम उसको समझते हैं। पहला नियम जो किरचॉफ का है वो है जंक्शन नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है। जंक्शन रूल में किरचॉफ ने जो है बेसिकली करंट के ऊपर बात करी, धारा के ऊपर बात करी, इसीलिए हम इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने ये बात कही बेसिकली कि जो धाराएं होती हैं, किसी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराएं जो होती हैं, उनका योगफल जंक्शन से निकलने वाली जो धाराएं हैं उनके योगफल के बराबर होता है। मतलब जितनी धाराएं किसी जंक्शन पे घुसी गई, जितनी उससे निकली, दोनों का जो योगफल है वो बराबर रहेगा। यानी कि अगर जंक्शन में आई धाराएं प्रवेश कर रही हैं तो उन सबको जोड़ने पर समेशन कितना आएगा, 0 आएगा। बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर
एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पर 2 या 3 रास्ते जो है मिलते हैं, है ना, 3 या 3 से ज्यादा रास्ते मिलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम जंक्शन बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन का नाम होता है जंक्शन। तो जंक्शन मतलब मिलना, 2 या 2 से अधिक रास्तों का मिलना जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ से धारा आ रही है 3 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, और इधर को जा रही है 2 एम्पियर, और इधर को आ रही है आई एम्पियर। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर आई एम्पियर कितना है, इसका मान बताओ। तो हमने किरचॉफ का नियम लगाया। किरचॉफ ने क्या बात बोली थी कि जितनी धाराएं आ रही हैं, जैसे 3 एम्पियर आ रही है और ये 1 एम्पियर आ रही है, तो इनको तो ऐड कर दो, और जितनी जा रही है उनको माइनस कर दो। तो जो जा रही है आ रही है उनको 1a प्लस 3a कर दिया, और जो जा रही है 2 एम्पियर और आई एम्पियर उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमने देखा 4a माइनस 3a, 4a माइनस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 एम्पियर आ गई। ठीक है, 2 एम्पियर आ गई। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी धारा आई उतनी धारा गई, मतलब कि जितना आवेश आया उतना आवेश गया। तो बेसिकली आवेश के संरक्षण के नियम को ये व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण के नियम को ये दर्शाता है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि किरचॉफ के जो पहला नियम है, किरचॉफ के जो नियमों में से पहला नियम है, वो किस संरक्षण नियम की व्याख्या जो है करता है, उसको व्यक्त करता है। तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के संरक्षण नियम को ये एक्सप्लेन हमको करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद लूप का नियम। ठीक है, क्लोज लूप लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी इसे कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, जैसे पहला नियम जो है हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता था, वैसे दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन ये करता है। इसमें बोला गया किसी बंद लूप के परितः विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि किसी अगर सपोज ये बंद लूप है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज चेंज होगा इसके अंदर, इस लूप के अंदर, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा भी, सीधी सी बात ये है। क्या बात कही, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। तो यहाँ पर जो है डेल्टा सिग्मा भी, सिग्मा डेल्टा भी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर यही बात कहने की कोशिश की है, अगर विभव उत्पन्न होगा तो प्लस भी होगा, विभव हानि होगा तो माइनस भी। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। वही बात जो है नियम में कही जा रही है। ठीक है, इस नियम से रिलेटेड हमने देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है। ठीक, और इस न्यूमेरिकल में भी हमने जो है आई की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पर करने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे चले तो हमें आगे देखने को मिलता है और सारे न्यूमेरिकल्स किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित। तो ये हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम से करे थे। फिर हमने सेल को समझा था। ठीक है, और सेल में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है, किस तरीके से संयोजन होता है, न्यूमेरिकल सारे करने के बाद हमने इसके बाद मीटर ब्रिज को हमने पढ़ा। ठीक है, तो मीटर ब्रिज हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।